Potential energy, as we already know, that it is the energy possessed by an object by virtue of its position or configuration, right? So if there is an object and that object is taken to some height, let's say, or if the shape or size of the object is changed, so the object will have potential energy. अगर सिर्फ मोशन की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी, हाइट पर ले जाओ, शेप साइज बदल दो तो पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है. Now potential energy, it can be of two types that we have to discuss in this chapter. ठीक है. And what are the two types of potential energy? First is gravitational potential energy and second is the elastic potential energy. And both these types we will discuss in this chapter. ठीक है. पोटेंशियल एनर्जी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको पता है. जैसे आप एक बच्चे का वो देखो, एक टॉय देखो जिसमें आप चाबी भरते हो. सो व्हेन यू वाइंड द स्प्रिंग तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है एंड व्हेन यू रिलीज इट तो वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में एंड द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग. इवन इन वॉचेस, रिस्ट वॉच अब तो डिजिटल आ गई है. पहले के टाइम पे जो रिस्ट वॉच आती थी उसमें एक छोटा सा साइड में नॉब होता था, तो आप उस नॉब को घुमाते थे और छोड़ते थे तो जो जो वॉच के हैंड्स थे वो मूव करते थे. सो दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, राइट. लेट्स नाउ डिस्कस व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी of a body is the energy possessed by an object by virtue of its position above the surface of earth. By virtue of its position above the surface of the earth. अर्थ के सरफेस से उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन कितनी है, कहां पर वो ऑब्जेक्ट सिचुएटेड है, उसे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे. ठीक. ये कैलकुलेट करने का सिंपल सा एक तरीका है कि सपोज करिए एक सरफेस है, इस सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऑफ मास m, राइट. आपने इस ऑब्जेक्ट को लिफ्ट अप किया, पकड़ा, उठाकर आप इस ऑब्जेक्ट को एक हाइट पर ले गए फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड लेट्स से द हाइट इज h. ठीक. इस एक्सप्रेशन में जो अभी हम ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं, यहां पर हम दो चीजें अज्यूम करते हैं. mgh जो फॉर्मूला आता है वो दो चीजों को अज्यूम करके आता है. पहली अजम्पशन होती है दैट h इज नॉट टू लार्ज, बहुत ज्यादा हाइट भी नहीं होनी चाहिए. एंड सेकेंड assumption होता है दैट g रिमेन्स कांस्टेंट, ग्रेविटी चेंज नहीं होनी चाहिए. ठीक है. ये दो assumptions जब हम लेते हैं तब हम ये फॉर्मूला ऑब्टेन करते हैं, राइट. हाँ जी. These are the two assumptions that we have to take, that h is not too large and acceleration due to gravity is constant. ठीक. तो लेट्स से जब आप इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां पर एक
F फोर्स लगाकर गए, दिस फोर्स F इट शुड बी M इंटू जी होना चाहिए भाई। mg इस ऑब्जेक्ट का वेट है विच इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। सो कम से कम कितनी फोर्स लगनी चाहिए, mg या उससे ज्यादा, ताकि हम इस ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से लिफ्ट अप करके ऊपर ले जाएं। सो फोर्स इज mg। अब जब आप एक F फोर्स लगाकर इस ऑब्जेक्ट को एक h हाइट पर लेके जा रहे हो, दैट मीन्स वर्क इज बीइंग डन। सो वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट F डॉट S और F S cos 0 डिग्री। इसी डायरेक्शन में फोर्स है, इसी डायरेक्शन में आप डिस्प्लेसमेंट कर पा रहे हो। सो व्हेन वी पुट द वैल्यू ओवर हियर we get work as mgh, करेक्ट। ये जो वर्क डन आया है mgh, हाँ जी, ये जो वर्क का फॉर्मूला आया है mgh, now it is this work done which is stored as potential energy in the object. So this is equal to U. U से इंडिकेट करते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कैपिटल K से करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कैपिटल U से करेंगे। अब ध्यान से देखो जो मैं अब आपको पॉइंट समझा रही हूं। ये जो पोटेंशियल एनर्जी आई है mgh, ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी आई ये वाली फोर्स की वजह से। जब मैंने ये फोर्स लिया और ये डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट ने कवर किया, दैट मीन्स आई एम कंसिडरिंग अपवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव। मैंने अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ली है कि फोर्स भी ऊपर थी, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की डायरेक्शन में कवर हुआ है। सो पोटेंशियल एनर्जी इज mgh, ठीक। बट अगर मैं निकालना चाहती हूं वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी जो मैं बोलूं वो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है और ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में एक डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। सो इस कंडीशन में वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स दिस विल बिकम माइनस mgh बिकॉज इट इज अगेंस्ट ग्रेविटी। समझ आई सिचुएशन? आपने 9th क्लास में एक ही फॉर्मूला पढ़ा था mgh, वहां पे आपने प्लस माइनस का केस लिया ही नहीं था। बट अगर आप यहां पे ध्यान से देखो, आप इस ऑब्जेक्ट को F फोर्स लगाकर अपवर्ड डायरेक्शन में लेकर जा रहे हो। सो फोर्स भी अपवर्ड डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड डायरेक्शन में है। सो पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। लेकिन अगर हम ग्रेविटी की बात करें, ग्रेविटी इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स but object is taken vertically upwards. So if we calculate the potential energy because of the gravitational force, then that becomes minus mgh, because we have to consider the direction कि आपने ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ली हुई है तो डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में है। चाहे आप ऊपर वाला फॉर्मूला देख लो U इज इक्वल टू mgh, या आप वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स देखो माइनस mgh, दोनों के केसेस में मैग्नीट्यूड इज mgh। मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, बट नेगेटिव साइन ओनली इंडिकेट्स ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट ग्रेविटी इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स एंड द ऑब्जेक्ट इज टेकन अपवर्ड्स। तो अगर आप ग्रेविटी की वजह से वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हो तो माइनस mgh।
ग्रेविटेशनल फोर्स F and potential energy, these two are related by a relation which is F is equal to minus du by dx या dr या dy dz कुछ भी हो सकता है. ठीक है. फोर्स इसको बोलते हैं, फोर्स इज नेगेटिव ग्रेडियंट of potential energy. Negative gradient of potential energy. ये जो वर्ड है ना ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब आप एक क्वांटिटी को डिस्टेंस से डिवाइड कर रहे हो. मैंने आपको ये बात समझाई थी कि जहां पे भी हम रेट ऑफ वर्ड पढ़ते हैं वहां पर हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं किसी भी एक XYZ क्वांटिटी को. लेकिन अगर कहीं भी आप ये ग्रेडियंट वर्ड पढ़ते हो, दैट मीन्स आप सीधा सीधा उस क्वांटिटी को डिस्टेंस से डिवाइड कर रहे हो. सो यहां पर हम पोटेंशियल एनर्जी को dr डिस्टेंस से डिवाइड कर रहे हैं. सो दिस इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट. So force, gravitational force is equal to negative of potential energy gradient. We'll start. Potential energy of a spring. Now, suppose we have a spring with us. Okay. एक ऐसा spring है. Spring can be of any shape. It can be helical, it can be spiral. राइट. एंड ये जो स्प्रिंग है यहां पर हम अजम्पशन लेंगे दैट सच अ स्प्रिंग इज मासलेस. हम स्प्रिंग्स का मास नहीं कंसिडर करेंगे. ठीक, हम ये कह रहे हैं कि ये मासलेस स्प्रिंग्स है. अब अगर मुझे इस स्प्रिंग में कंप्रेशन या एक्सटेंशन प्रोड्यूस करना है तो मुझे इस स्प्रिंग को दोनों तरफ से कंप्रेस या स्ट्रेच करना पड़ेगा. मैं सिर्फ एक तरफ से पकड़ के तो कंप्रेस या स्ट्रेच नहीं कर सकती. राइट. सो इफ आई हैव टू प्रोड्यूस a compression or an extension in the spring, so two equal and opposite forces have to be applied on the string. इस तरफ से भी एक फोर्स लगे, इस तरफ से भी इक्वल फोर्स लगे तो ये स्प्रिंग कंप्रेस कर जाएगा. राइट. अब अगर इस स्प्रिंग को कंप्रेस करने के बाद मैं रिलीज कर दूं, इफ आई रिमूव द एक्सटर्नल फोर्स, सो ये स्प्रिंग क्विकली अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करेगा. बिकॉज ये जो स्प्रिंग है ये इलास्टिक है. राइट. इलास्टिसिटी है इसके पास. इलास्टिसिटी क्या होता है? एक ऐसी प्रॉपर्टी जिससे कि स्प्रिंग कंप्रेस या स्ट्रेच होने के बाद वापस अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, ओरिजिनल स्टेट एक्वायर कर ले जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स रिमूव होती है. राइट. So since the spring has elasticity, so as soon as the external forces are removed, the spring acquires its original configuration. तो हम ये चीज कह सकते हैं कि भाई इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी की वजह से तो स्प्रिंग ने अपनी ओरिजिनल स्टेट एक्वायर करी, बट मान लो जब ये दोनों एक्सटर्नल फोर्स लगाई गई और ये स्प्रिंग इस तरीके से कंप्रेस हुआ और जब एक्सटर्नल फोर्स रिमूव हुई और स्प्रिंग वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे गया, सो हम बोल सकते हैं कि शायद कुछ ऐसी फोर्स इस स्प्रिंग पे अंदर से बाहर की तरफ लगी होगी जिसने इस स्प्रिंग को वापस इसकी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पर भेज दिया. सो इस टाइप की फोर्स जो होती है उसे हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स. रीस्टोर से ये वर्ड बना है, रीस्टोरिंग. रीस्टोर करना मतलब वापस उसकी ओरिजिनल शेप साइज को एक्वायर कर लेना. तो ध्यान रखिएगा
जब भी आप एक स्प्रिंग को कंप्रेस या स्ट्रेच करते हैं बाय अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स and then you remove the external force, then the spring acquires its original configuration because of its property of elasticity, and we say that there is a restoring force that is developed in the spring due to elasticity, and this restoring force will always be equal and opposite to the external force. मान लो अगर F restoring है, so this will be equal and opposite to external force. अगर आप 5 न्यूटन का फोर्स लगा के इसको कंप्रेस कर रहे हो and when you release it, so ये वापस 5 न्यूटन की ही फोर्स से अपनी ओरिजिनल स्टेट एक्वायर करेगा. ठीक, तो हम कह सकते हैं कि एक स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी है ये वो एनर्जी है जो स्टेट ऑफ कंप्रेशन या एक्सपेंशन के साथ एसोसिएट है. मैंने इसको कंप्रेस किया, जब कंप्रेस किया, फोर्स लगाया, शेप चेंज हुई, तभी स्प्रिंग ने पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर करी. सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग is the energy associated with the state of compression or expansion. जब भी आप स्प्रिंग को कंप्रेस या एक्सपैंड करेंगे तभी उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आएगी. एंड सिंस ये पोटेंशियल एनर्जी इलास्टिसिटी ऑफ द स्प्रिंग की वजह से आई है, इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग को हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं. क्लियर? सपोज दिस इज अ फ्रिक्शनलेस, परफेक्टली फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल, राइट? एंड इस टेबल पर ये एक रिजिड सपोर्ट है. यहां से एक हमने स्प्रिंग लिया, लेट्स से ओ ए, दिस इज ओ एंड को हमने रिजिड सपोर्ट से अटैच किया और ए एंड पे हमने एक लेट्स से एक ब्लॉक अटैच किया हुआ है ऑफ मास m. ठीक, अब ध्यान से देखिएगा जो मैं आपको बात समझा रही हूं. हम क्या करेंगे, अब हम इस ब्लॉक को यहां से पकड़ेंगे और एक एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएंगे टुवर्ड्स द राइट. सो जब हम राइट साइड पे लगा रहे हैं एक एक्सटर्नल फोर्स, देखो अब ये जो पोजीशन है, दिस इज द रेस्ट पोजीशन और आई वुड से द इक्विलिब्रियम पोजीशन, रेस्ट और इक्विलिब्रियम और मीन पोजीशन. ठीक है, जैसे पेंडुलम में होता है, बीच वाली जो पोजीशन होती है दैट इज मीन एंड साइड वाली एक्सट्रीम्स होती हैं. यहां पर भी ये अभी रेस्ट पर है. ठीक, सो दिस इज द मीन पोजीशन. नाउ व्हाट वी डू, हम अब इस स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हैं, इस मास को पकड़ के राइट हैंड साइड पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको खींचेंगे. ठीक, तो क्या होगा, दिस स्प्रिंग विल एक्सपैंड, इट विल स्ट्रेच. सो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा. लेट्स से इधर आ गया अब ये ऑब्जेक्ट एट अ न्यू पोजीशन बी. ठीक, यानी कि इतना लेट्स से एक एक्स डिस्प्लेसमेंट इस स्प्रिंग ने कवर किया ए से बी पोजीशन पे. ठीक, अब जैसे ही मैं इस स्प्रिंग को बी पोजीशन पे लाके रिलीज करूंगी, क्या होगा, ये स्प्रिंग वापस जाएगा. दैट मीन्स अ रीस्टोरिंग फोर्स विल डेवलप इन दिस डायरेक्शन, लेट्स से -F, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई है. तो ये रीस्टोरिंग फोर्स इसको वापस लेके जाएगा. सो यहां पे जब भी हम स्प्रिंग को कंप्रेस
या स्ट्रेच करते हैं तो स्प्रिंग की हमेशा ये टेंडेंसी रहती है कि वो अपनी ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर ले ऑन अकाउंट ऑफ इट्स इलास्टिसिटी। ठीक, और जो फोर्स उसे वापस ला रही है दैट फोर्स इज कॉल्ड एज द रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स को हम स्प्रिंग फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, रीस्टोरिंग फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्प्रिंग फोर्स। तो फॉर अ स्मॉल स्ट्रेच और कंप्रेशन, फॉर अ स्मॉल स्ट्रेच और कंप्रेशन, ठीक है, छोटा सा स्ट्रेच हो या छोटी सी, सिर्फ एक एक्स बहुत छोटा होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट शुड बी लेस। ठीक, सो स्प्रिंग्स जो है वो हुक्स लॉ ओबे करेंगे। हुक्स लॉ क्या कहता है? हुक्स लॉ कहता है दैट द रीस्टोरिंग फोर्स is directly proportional to the stretch or compression that is produced in the spring. Hooke's law क्या कहता है? That the restoring force is directly proportional to the stretch or the compression that is produced in the spring. That means minus F is directly proportional to X. Or when we remove this proportionality sign, we get a constant K, small k, Kx. This is Hooke's law. Clear? And this K is called as, this K is a constant of proportionality, and this K is called as spring constant or force constant. ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर स्प्रिंग के लिए ये restoring force is directly proportional to stretch or compression. This is valid. Minus F is equal to Kx. Minus सिर्फ ऑपोजिट डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है कि x जो है वो इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुआ जबकि फोर्स उस डायरेक्शन में है। सो रीस्टोरिंग फोर्स इज नेगेटिव। क्लियर? थोड़ा सा ये देखते हैं कि अब ये जो हम स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट की बात कर रहे हैं ये है क्या। नाउ k कैन बी रिटन एज F बाय x, राइट? हम लिख सकते हैं k को ऐसे F बाय एक्स, नेगेटिव साइन तो है ही है। ठीक, अब ये जो k है अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें, ग्राफ बिटवीन फोर्स एंड stretch or compression, so we will get a straight line because linear relation है F is equal to Kx, and the value of this slope of the curve will give you the force constant K. Clear? Force constant क्या है? फोर्स कांस्टेंट किसी भी स्प्रिंग का आपको ये बताता है कि जो स्प्रिंग मेरे पास है वो कैसा है, वो सॉफ्ट स्प्रिंग है या वो स्टिफ हार्ड स्प्रिंग है। कैसे पता चलेगा? इस फॉर्मूला को देखो। मान लीजिए एक स्प्रिंग मेरे पास ऐसा है जिसको मुझे स्ट्रेच या कंप्रेस करने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है। सो उस स्प्रिंग के लिए K की वैल्यू ज्यादा होगी, राइट? एक ऐसा स्प्रिंग जिसके लिए फोर्स कांस्टेंट ज्यादा है, यानी कि हमें उस स्प्रिंग को स्ट्रेच या कंप्रेस करने के लिए ज्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है। Hence, such a spring will be a hard spring or a stiffer spring. Whereas, if
अ स्प्रिंग इज देयर जिसके लिए फोर्स कांस्टेंट कम है, बहुत ज्यादा नहीं है, तो अगर फोर्स कांस्टेंट कम है तो जो फोर्स हमें उस स्प्रिंग को स्ट्रेच या कंप्रेस करने के लिए लगानी पड़ेगी वो बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। आप हल्की सी फोर्स लगाओ स्प्रिंग पे और वो स्ट्रेच हो गया। सो ऐसे स्प्रिंग्स को फिर हम सॉफ्ट स्प्रिंग कहेंगे। ये वाइवा का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। दैट सपोज देयर आर टू स्प्रिंग्स, one is soft, the other one is hard. Which one will have more force constant? So the hard spring will have a greater force constant because for a hard spring you have to apply a large force in order to stretch or compress the spring. ठीक, provided आप same x के लिए बात कर रहे हो। अगर हम सेम फोर्स रखें कि दोनों पर, चाहे सॉफ्ट स्प्रिंग हो चाहे हार्ड स्प्रिंग हो, हम दोनों पर सेम फोर्स लगा रहे हैं, तो फिर हम K को X से कंपेयर करेंगे। मान लो आपने एक स्प्रिंग पर 10 न्यूटन की फोर्स लगाई एंड वो स्प्रिंग बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं हुआ, राइट? तो जब X होगा कम तो K होगा ज्यादा, राइट? X कम सो K ज्यादा। और अगर एक ऐसा स्प्रिंग लिया जिसपे हमने फिर 10 न्यूटन की फोर्स लगाई लेकिन वो स्प्रिंग बड़ा अच्छे से खूब लंबा तक स्ट्रेच हो गया, सो X ज्यादा K कम। तो अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेचिंग हो पा रही है इसका मतलब वो सॉफ्ट स्प्रिंग रहा होगा। देखो सेम वही है। तो आप चाहे F को कांस्टेंट रख के K और X का रिलेशन कंपेयर कर लो या फिर X को कांस्टेंट रख के K और F का कर लो। X बढ़ेगा तो K कम होगा, लेकिन अगर F बढ़ेगा तो K भी बढ़ेगा, ठीक? एंड फ्रॉम हियर वी कैन ऑल्सो कंक्लूड दैट force constant K, it has SI unit Newton per meter. Newton per meter. And the dimensions of K, क्या होगी K की dimensions? Force की dimensions mass into acceleration upon L. L से L cancel हुआ, so we get mt minus 2. So the dimensions of force constant is mt minus 2. ध्यान रखिएगा ये चीज, greater the force constant of the spring, smaller will be the stretch or compression of the spring for a given force. Clear? Now this value of spring constant or force constant, it depends only on three factors. First factor is length of the spring. स्प्रिंग की लेंथ कितनी है इस पर डिपेंड करेगा फोर्स कांस्टेंट। सेकंड, रेडियस ऑफ द स्प्रिंग, एंड थर्ड फैक्टर इज द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग। So these are the three factors on which the force constant of a spring depends. Clear? And यहाँ पर ये जो spring constant है K, that is inversely proportional to the length of the spring. So if we plot a graph, between K and L, K on y-axis and L on x-axis, inverse relation है, so we get a graph like this. ठीक है? जब L ज्यादा है तो K कम है, जब K ज्यादा है तो L कम है, so it shares an inverse relation. So हम ये डायग्राम्स डिस्कस कर रहे थे कि A जो है वो एक इक्विलिब्रियम पोजीशन है, स्टार्टिंग पोजीशन है। आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाकर
स्प्रिंग को स्ट्रेच किया एंड वी टेक इट टू अ न्यू पोजीशन B सो दैट द ऑब्जेक्ट कवर्स अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट X। ठीक, तो जैसे ही आप B से रिलीज करोगे रिस्टोरिंग फोर्स आएगी जो इस स्प्रिंग को वापस लेके जाएगी। सपोज करो कि यहां पर अभी हमने इसको X तक डिस्प्लेस किया है। सपोज वी डिस्प्लेस दिस ऑब्जेक्ट अ लिटिल फर्दर थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस dx। ठीक, X तक तो स्ट्रेच किया ही हुआ था, लेट्स से फोर्स लगा के थोड़ा सा और dx हमने डिस्प्लेस करा इसको, देन स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी, क्या होगा स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, dw इज इक्वल टू f dx। बट नेगेटिव फोर्स आएगी, रिस्टोरिंग फोर्स के लिए माइनस आएगा, माइनस एफ डी एक्स, बिकॉज आप वर्क कर रहे हो इस डायरेक्शन में, आप इस ऑब्जेक्ट को पकड़ के इधर राइट हैंड साइड की तरफ डिस्प्लेस कर रहे हो, जबकि रिस्टोरिंग फोर्स उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लाना चाह रहा है। सो डी डब्ल्यू इज माइनस एफ डी एक्स। और एफ का अभी हमने हुक्स लॉ से वैल्यू निकाली थी, माइनस एफ इज के एक्स from Hooke's law, so we can put it over here. So what we get, dw is equal to f की जगह kx minus f की जगह kx into dx. So total work done will be integration. So आप total work done निकालिए. So total work done will be integration of this kx dx। और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, आपने इनिशियल पोजीशन जब 0 था वहां से उसको स्ट्रेच करा है x तक, सो लिमिट्स जाएंगी 0 से x और ये 0 से w। k कांस्टेंट है, सो वी गेट w इज इक्वल टू k x स्क्वायर बाय 2। यस, put the limits, so we get work as half kx square. So this is the elastic potential energy stored in the spring. ये वर्क आपने निकाला, वर्क इज हाफ kx स्क्वायर, और जब वर्क डन हुआ तभी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है ऑब्जेक्ट के अंदर। सो दिस इज द रिलेशन हाफ kx स्क्वायर, and this potential energy is at B, क्योंकि यहां पर तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी। जब आपने इसको A पोजीशन से स्ट्रेच किया है B पोजीशन तक, तब ऑब्जेक्ट ने पोटेंशियल एनर्जी गेन की है। सो दिस हाफ kx स्क्वायर इज द पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन B। A पे पोटेंशियल एनर्जी 0, B पर पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx स्क्वायर। क्लियर? वैल्यूज है पोटेंशियल एनर्जी की। नाउ लिखते हैं इसको, एट ए पोटेंशियल एनर्जी इज 0, करेक्ट, बिकॉज यहां पर x 0 है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। एट B पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ kx स्क्वायर, बिकॉज यहां पर ऑब्जेक्ट के पास अब x कवर उसने कर लिया है, ठीक। यानी कि हुआ क्या, जब पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट के पास थी ही नहीं, आपने उसे स्ट्रेच किया और इस पोजीशन पर B पोजीशन पर आकर ऑब्जेक्ट ने पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर कर ली, राइट। अब जब हम इसको रिलीज करेंगे, राइट, जब हम B पोजीशन से अब इस ऑब्जेक्ट को रिलीज करेंगे तो क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये स्प्रिंग वापस अपनी A पोजीशन पर आने की कोशिश करेगा। यही बोला ना हमने कि रिस्टोरिंग फोर्स एक स्प्रिंग को वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट पर ले आता है।
तो जब आप इसको बी पोजीशन से रिलीज करोगे सो इस स्प्रिंग की टेंडेंसी रहेगी कि वो वापस अपनी ओ ए पोजीशन पर आ जाए। बट जैसे ही आप रिलीज करोगे बी पर जो पोटेंशियल एनर्जी थी ऑब्जेक्ट के पास, वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। The entire potential energy of the spring gets converted into the kinetic energy of the spring at A। और इसी वजह से ये जो स्प्रिंग है ये A पोजीशन पर रुकेगा नहीं। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि अब उसने काइनेटिक एनर्जी एक्वायर कर ली है। सो काइनेटिक एनर्जी एक्वायर करने से क्या हुआ, ये न्यू पोजीशन सी पर आ जाएगा। दिस इज ए और यहां पर बी था, क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स उसको वापस लेकर आ रही है। अगर ये पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुई होती तो फिर ये वापस आकर ए पोजीशन पर रुक जाता। बट सिंस द एंटायर पोटेंशियल एनर्जी एट बी हैज बीन कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, सो ये स्प्रिंग जब वापस आ रहा होगा तो बी से ये ए पर नहीं रुकेगा, ये और आगे सी पोजीशन पर चला जाएगा। यानी कि सी पोजीशन पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी गेन कर ली है? अब हाफ के, लेट्स से ये डिस्प्लेसमेंट हो गया -x, क्योंकि ए को तो हम ओरिजिन मान रहे हैं। ए अगर ओरिजिन है सो इधर +x कवर हुआ, इधर -x कवर हुआ, सो दिस बिकम्स -x स्क्वायर, विच इज ऑफ कोर्स हाफ kx स्क्वायर। और होना भी चाहिए। ये है मीन पोजीशन जहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है। बी और सी बन गए एक्सट्रीम पोजीशंस। सो एक्सट्रीम पोजीशंस पे पोटेंशियल एनर्जी सेम रहनी चाहिए। तो बी पर भी हाफ kx स्क्वायर, सी पर भी हाफ kx स्क्वायर, राइट। अब जब ये सी पर पहुंच गया है, सी पर पहुंचकर वापस उसने हाफ kx स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी गेन कर ली है। अब क्या होगा? फिर ये पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में। तो फिर ये स्प्रिंग सी से आगे बढ़ेगा, फिर ए पे नहीं रुकेगा, फिर आगे बढ़ जाएगा एंड इट विल कीप ऑन ऑसिलेटिंग। और हम वैसे भी फ्रिक्शनलेस टेबल ले रहे हैं तो ये ऑसिलेट करता जाएगा करता जाएगा। हाँ, अगर ये फ्रिक्शनलेस टेबल नहीं होती तो एक पॉइंट के बाद ये रुक जाता। क्लियर है? सो कॉन्टिन्यूअसली यहां क्या हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी चेंजिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी अगेन चेंजिंग इनटू पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी अगेन चेंजिंग इनटू काइनेटिक। यानी कि काइनेटिक पोटेंशियल ये आपस में बार बार इंटरचेंज करते जा रहे हैं। Hence, energy is also conserved in this situation. Energy conservation भी पूरा हो रहा है। ठीक है, जितनी एनर्जी शुरू में थी उतनी ही एनर्जी लास्ट तक रहेगी, बस पोटेंशियल और काइनेटिक में चेंज होती जाएगी, क्योंकि आप फ्रिक्शनलेस टेबल ले रहे हो। देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, द एंटायर एनर्जी हैज बीन कंजर्व, पोटेंशियल काइनेटिक में, काइनेटिक पोटेंशियल में। ठीक। और अगर अब हम इस सिचुएशन का एक ग्राफ प्लॉट करें तो कैसे ग्राफ बनेगा? नाउ वी ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड डिस्प्लेसमेंट्स। ठीक है, कि x और -x में क्या ग्राफ बन रहा है। अब आपको क्या बताया था कि a पोजीशन जो है ओरिजिन, यानी कि ये a लिख सकती हूं मैं इसको, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, लेकिन जैसे ही आप x या -x पे जाओ तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो रही है हाफ kx स्क्वायर। तो 0 से स्टार्ट होगा ग्राफ, और मान लो यहां पर
ये x है, सो ये ग्राफ इस तरीके से इंक्रीज होगा, क्योंकि y इज प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर है, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, कर्व आएगा। इसी तरीके से जब माइनस x है, हाफ के एक्स स्क्वायर या हाफ के माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों सिचुएशन में हाफ के एक्स स्क्वायर ही आ रहा है। सो इस साइड पे भी ये ग्राफ ऐसे ही बनेगा, आइडेंटिकल, चाहे माइनस एक्स ले लो या प्लस एक्स ले लो। सो पोटेंशियल एनर्जी का ये ग्राफ आएगा। और अगर हम बात करें टोटल एनर्जी की, इफ यू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन टोटल एनर्जी एंड डिस्टेंस, तो क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी का तो यही, हाँ देखो पोटेंशियल एनर्जी का तो यही ग्राफ है। सो लेट्स से मैं यहां पर ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बना रही हूं, राइट। ये जो ब्लू से बनाया है, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। जब ओरिजिन है, मीन पोजीशन है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है, एक्सट्रीम्स पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। अगर इसी ग्राफ में काइनेटिक एनर्जी दिखाएं तो क्या होगा, जहां पोटेंशियल एनर्जी जीरो है वहां काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, क्योंकि पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। और जहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है वहां काइनेटिक एनर्जी जीरो है। सो जैसा ये ग्राफ बना है, बिल्कुल इसका उल्टा ग्राफ बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी का। यस और नो बताइए। मान लो ये यहां तक है इसकी पोजीशंस, सो और ये ऐसे है। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है सो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है सो काइनेटिक एनर्जी जीरो है। सो ये ग्राफ ऐसे नीचे आएगा। तो ये रेड से जो बनाया है, दिस इज काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। और अगर टोटल एनर्जी देखें, टोटल एनर्जी तो हर बार कांस्टेंट ही है, तो जो भी मैक्सिमम वैल्यू है टोटल एनर्जी ये ही रहेगी। सो दिस इज टोटल एनर्जी। क्लियर? टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट ही है ना पूरी सिचुएशन में, तो जो हाईएस्ट वैल्यू ली उसने यहां पर, बस टोटल एनर्जी तो थ्रू आउट यही रहेगा, बस काइनेटिक और पोटेंशियल आपस में इंटरचेंज होते जाएंगे। सो दिस इज द ग्राफ।